ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज प्रभाकर मिश्र जो भट्ट परंपरा के जो विद्वान थे, जो मीमांसा दर्शन के उद्भट्ट मीमांसक थे, उनके विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। प्रभाकर मिश्र वस्तुतः कुमारिल भट्ट के उस परंपरा से आए हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि कुमारिल के शिष्य थे, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके पूर्वापरी के विषय में भी कुछ संदेह रखते हैं, लेकिन यह निर्भ्रांत है कि प्रभाकर मिश्र जो थे कुमारिल भट्ट के अनन्य शिष्य थे। बहुत सारी कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई है और वो कहानियाँ बहुत ही रोचक कहानियाँ सब हैं जो प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट के मध्य जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। वो सारा इंगित करता है, संकेत करता है कि कुमारिल के ही शिष्य थे। कुमारिल भट्ट की शिष्य परंपरा में प्रभाकर मिश्र अनुपम और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभाकर मिश्र बहुत छोटा था, बालक थे, और उस समय उस मार्ग से एक बार गांव से गुजर रहे थे। कुमारिल पैदल का मार्ग होता था और उस समय जाते हुए कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। यह कहानी बड़ी ही प्रचलित है, कुमारिल के और प्रभाकर के मध्य की कहानी। तो कुमारिल भट्ट ने हठात पूछा कि बच्चों ये बताओ कि गांव यहाँ से और कितना दूर है। और बच्चे तो चुपचाप रहे, देखते रहे, लेकिन प्रभाकर ने चूंकि वो कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, उन्होंने एकदम से तपाक से जवाब दिया कि हे श्रीमान, किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप, कैसे बुजुर्ग हैं आप, कैसे ज्ञानी लगते तो ज्ञानी हैं, बुजुर्ग हैं। आपको तो यह पता होना चाहिए कि गांव यदि नज़दीक नहीं होता तो बच्चे सब हम लोग यहाँ क्यों खेल रहे होते। तो स्वाभाविक है, स्वतः प्रमाणित है कि गांव यहाँ समीप है, तभी हम लोग खेल रहे हैं। उस बालक को देख करके कुमारिल भट्ट अचंभित हुए और प्रभाकर को लेकर उनके घर गए। उनके माता पिता से उस बालक को पढ़ाने के लिए मांगा और वो बालक को लेकर के अपने घर गए और गुरुकुल में रख करके उनको पढ़ाया। ऐसा प्रभाकर जो बाल काल से ही तर्क वितर्क के धनी थे, तर्कों से सिद्ध करने का प्रयास करते थे, और इस प्रकार से वो मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हुए। यह भी बता देना यहाँ पर आवश्यक है कि जो जैमिनी के जैमिनी जो थे, उनके जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा का जो सूत्र है, जैमिनी की सूत्र, उन सूत्रों पर शवर का भाष्य है और शवर के भाष्य को शावर भाष्य के नाम से भी जाने जाते हैं। उस शावर भाष्य की ख्याति उतनी नहीं हुई। कुमारिल के आने के बाद और प्रभाकर के आने के बाद इस भाष्य का महत्ता, इस भाष्य की महत्ता में वृद्धि हुई और द्विगुणित हुई और प्रसिद्ध हो गई यह टीका। तो ये जो प्रभाकर और कुमारिल की जो टीका है, जो कमेंट्री है, वो जैमिनीकृत जो पूर्व मीमांसा सूत्रों का जो भाष्य है, शवर मुनि ने उस पर जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे शावर भाष्य कहते हैं। और शावर भाष्य पर जो भाष्य लिखा, वो कल मैंने बताया था कुमारिल के बारे में कि अलग अलग तंत्रों में वार्तिकों में इन्होंने लिखा है। और उसके बाद प्रभाकर मिश्र ने इसको कुमारिल के बाद इसको आगे बढ़ाया। कुमारिल भट्ट के साहित्य के बाद इन्होंने इस प्रभाकर मिश्र ने उसको कुमारिल के का जो
भाष्य था उसमें और भी चार चांद लगाया और कहते हैं कि इनके ये दो ग्रंथ जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो विवरण ग्रंथ है इनका प्रभाकर मिश्र का, जिसे लघ्वी भी कहते हैं। लघ्वी का अर्थ है कि लघु काय काल, छोटा, और जिसमें 6000 पद्य हैं। इसके अंदर 6000 पद्यों में यह सुसज्जित है प्रभाकर मिश्र का। और दूसरा बृहति है। बृहति का मतलब बृहत है, का बृहत उसका निबंधन नाम था, जो दूसरा ग्रंथ है निबंधन। ये दोनों टीकाएं हैं प्रभाकर मिश्र की। कुमारिल के साबर भाष्य, जैमिनी के जो इनके सूत्र हैं उस पर शबर भाष्य है। तो शावर भाष्य का जो भाष्य है उस पर इन्होंने भाष्य लिखी, टीका लिखी, और प्रभाकर मिश्र ने इसे चमत्कृत किया। 4 चांद लगाने का काम करते हैं। 2 इनके ग्रंथ हैं महत्वपूर्ण, जैसा बताया। एक विवरण ग्रंथ है जिसको लघ्वी भी कहते हैं। लघ्वी छोटा रूप है, 6000 पद्य हैं, इसमें कारिकाएं हैं। और बृहति जो है निबंधन नाम है उसका, उसे बृहति भी कहते हैं, जिसमें 12000 इसके पद्य हैं। तो इस प्रकार से महाकाय यह ग्रंथ है। और एक और भी है कि इतना बड़ा जो इनका ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में 2 बातें जो बहुत आवश्यक है, और इतना प्रसिद्ध है, इतना गूढ़ है, जो आम आदमी के बस में नहीं है। 2 वाद चल रहे थे उन दिनों। कुमारिल भट्ट ने अभिहितान्वयवादी थे, वो अभिहितान्वयवाद का, इस वाद का उन्होंने उस समय आविष्कार किया। ये नए वाद चलाए। अभिहित जो है, अभिहित माने कथित, उसका अन्वय, अभिहितान्वयवाद, ये बड़ा गूढ़ है, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ। और अन्विता विधानवाद, बाद में उनके विरुद्ध आपत्ति जताते हुए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह प्रभाकर मिश्र का है। तो कुमारिल का जो था अभिहितान्वयवाद था, उसमें वाक्यार्थ की उत्पत्ति पदों से न मानकर पदार्थों से मानते हैं। और अन्विता विधानवाद में के विरुद्ध आपत्ति करते हैं ये। और अन्विता विधानवाद प्रभाकर मिश्र का है, ये वाद चलाया है। और अभिहितान्वयवाद कुमारिल भट्ट का था, उनके गुरु का था। और गुरु शिष्य इतने प्रचलित हुए कि पूरे विश्व में विख्यात हुए। और दोनों मीमांसा दर्शन के, स्कूल ऑफ मीमांसा जो थे, मीमांसा दर्शन का संप्रदाय, इस संप्रदाय को उन्होंने बढ़ाया। और अन्वितार्थ के, इसमें अभिहितान्वयवादी के विषय में तो मैंने बताया, उसके विरुद्ध आपत्ति जताते हैं। और अन्वितार्थ के सीधे अभिधान को एक ही व्यापार कहने का तर्क एक छलावा है, इस प्रकार की बात मानते हैं। गौरीनाथ शास्त्री की एक पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, जिसका अब अनुवाद हो चुका है। हमारे मित्र दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उनका अनुवाद किया है, मिथिलेश जी ने। और चूंकि डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री ने 26 वर्षों के बाद वो थीसिस सबमिट किया था, उनका मेरा कई बार उनसे भी कई विषयों पर बातचीत हुई है छात्रावस्था में। और वो विश्वविद्यालय में आते थे और वो कुलपति भी थे बनारस के। तो अन्वित अर्थ को सीधे अभिधान करना, कथन करना, एक ही व्यापार कहने का जो तर्क है वो एक छलावा है, इस प्रकार से वो अपना तर्क देते हैं। प्रभाकर का जो है मत, प्रभाकर मिश्र का अन्विता विधानवाद है। उस विवाद के अनुसार, उस अन्विता विधानवाद के अनुसार वाक्य ही वस्तुतः अर्थवान होता है, और अलग पड़ा हुआ एकाकी शब्द कभी भी प्रयोग में नहीं देखा जाता। और वाक्य ही प्रयोजन युक्त अर्थ को वहन करने वाली वास्तविक इकाई है। इस तरह से अभिहितान्वयवाद जो कुमारिल ने चलाया था, और अन्विता विधानवाद, अभिधान कहते हैं कथन को, अन्वित अर्थों का कथन करना, ये दोनों वाद एक दूसरे के विरोध में हुआ था। दोनों गुरु शिष्य थे। एक बड़ी ही रोचक कथा है इन दोनों के मध्य कि यह मानते नहीं थे। प्रभाकर मिश्र इनके शिष्य रहे हैं कुमारिल के। ऐसा माना जाता है कि एक बार जो श्राद्ध की पद्धति जो है उस पर, उसके ऊपर संस्कार पर, अंतिम संस्कार की क्या क्या क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं,
उनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा था। उस बीच में दोनों में वो मानते नहीं थे। प्रभाकर मिश्र बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे, मानते नहीं थे और गुरु की बात मानने से इनकार करते थे। एक बार बड़ी ही रोचक कथा इसके प्रसंग में आता है कि जब ये नहीं मान रहे थे तो एक बार इन्होंने क्या सोचा, इनके गुरु जो थे कुमारिल भट्ट, जिसके ऊपर कल मैंने बोला था, तो कुमारिल भट्ट ने सोचा कि यह मेरी बात को नहीं मानता है, मेरी बात को नहीं समझता है, तो इसको क्या किया जाए। तो इसके साथ एक काम करता हूँ, मन में सोचा और अपने आप को मरने की घोषणा कर दी। ये घोषणा करवाई कुमारिल भट्ट ने प्रभाकर मिश्र के गुरु ने, और दोनों मिथिला के धुरंधर विद्वान थे। आश्चर्यजनक उनकी प्रतिभा थी। कुमारिल भट्ट ने तो नई दिशा प्रदान की। जब मैंने बताया था पिछले अपने व्याख्यान में कि किस प्रकार से जो उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था इस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, और इस प्रकार से उन्होंने मरने की घोषणा करवाई। कुमारिल भट्ट ने डिम घोष करवा दिया कि कुमारिल भट्ट अब नहीं रहे। समस्त जितने भी विद्वान थे वहाँ पर आए संस्कार के लिए। फिर वहाँ प्रभाकर को भी पता लगा, प्रभाकर मिश्र भी आते हैं, उनको बड़ा दुख हुआ, आपस में बातचीत की, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लोकाचार करते रहे। बाद में लोगों ने पूछा प्रभाकर मिश्र से कि अब बताइए कि कौन से विधि से इनका संस्कार होना चाहिए, क्या आपने जो बताया है उस मार्ग से या फिर कुमारिल भट्ट के मार्ग से। तो विद्वान कैसे सरल होते हैं, वो सरलता से प्रभाकर मिश्र मान जाते हैं। कहा कि नहीं, मेरा जो मत है वो केवल विवाद के लिए है, विवाद आये मन मतम वर्तते, मेरा मत तो केवल विवाद करने के लिए है, वाद विवाद के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं है। व्यवहारिक जो विधि है, जो व्यवहारिक जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था इस संस्कार का, वो तो कुमारिल भट्ट के ही हैं। तो कुमारिल का ही न्याय, इसीलिए कुमारिल भट्ट के बारे में कहा जाता है कि व्यवहारे भट्ट नयः, नय कहते हैं न्याय को, व्यवहारे भट्ट नयः, तो भट्ट का जो न्याय है वह व्यवहार के लिए होता है। उसी तरह प्रभाकर मिश्र ने कहा कि मेरा काम, मेरा जो मत है, इस पद्धति है, मेरा जो विचार है इस संस्कार की पद्धति के बारे में, यह जो है व्यवहार के लिए नहीं है, यह वाद विवाद के लिए है। तो इस बात को सुन करके मरे तो थे नहीं वो तो बहाना किए हुए थे। एकदम से उठते हैं कुमारिल भट्ट, तब कहते हैं कि प्रभाकर, तुम आखिरकार मेरी बात मान ही ली, तुमने मेरे सिद्धांत के, मेरे मत को तुमने मान ही लिया। तो सभी आश्चर्यचकित हुए देख करके कि अरे ये तो मरे हुए थे, कैसे हो गए, ये तो बहाना बनाए हुए थे। तो इस प्रकार से जब बातें हुई तो प्रभाकर मिश्र भी तो प्रभाकर थे। प्रभाम करोति इति प्रभाकरः, प्रभा कहते हैं तेज को, आभा को, प्रभा को, तो प्रभाकर तो प्रभाकर थे, कुमारिल भट्ट के ही शिष्य थे, जैसे गुरु वैसे शिष्य थे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, कहते हैं हे कुमारिल, हे आचार्य, मैं तो हार तो जरूर गया हूँ, मेरा पक्ष, मैंने आपके पक्ष को मान तो जरूर लिया है, लेकिन आपके मरने के बाद मैंने माना है, मैं आपके जीवित रहते हुए मैंने आपके सिद्धांत को नहीं माना। इस प्रकार से सभी हंसने लगे और इस तरह से तर्क वितर्क चलता था गुरु और शिष्य में। दोनों अद्भुत विद्वान थे। एक बार और भी घटना होती है इनके साथ कि दुरुक्ति दोष को उन्होंने दूर किया था। कुमारिल भट्ट बहुत दिनों से जब वो लिख रहे थे तो दुरुक्त दोष कहते हैं, 2 बार बोला जाना, उस दोष से मुक्ति नहीं पा रहे थे और अपने पुस्तक जो लिख रहे थे उसको छोड़े हुए काफ़ी दिनों से छोड़ रखे थे। आकर के जब प्रभाकर ने देखा कि यह क्या है तो उसमें लिखा हुआ था, तत्र अत्र तु नोक्तम तत्रापि नोक्तम। तो इस शब्द को, ये दुरिक्त दोष है, ये 2 बार जो कहा गया, उस समझ ये उलझन में पड़े हुए थे। वो दुरिक्त दोष जो था, 2 बार उक्त दोष, उस दोष का निवारण नहीं हो पा रहा था। तो कुमारिल के लिखे हुए उस ग्रंथ को जो लिख रहे थे, प्रभाकर की दृष्टि पड़ती है। प्रभाकर ने दोनों को विच्छेद कर दिया, दोनों को पदच्छेद किया, पदच्छेदो लिखा हुआ है, बेलेखी, उनको अलग अलग भाग में बांट दिया और कहा कि अत्र
तू नोक्तम, यहाँ तो तू शब्द के द्वारा कहा गया है, और तत्र अपिना उक्तम अलग अलग कर दिया उसको, अपिनोक्तम को अलग अलग किया कि अपि शब्द से कहा गया, और वहाँ पहले तू से कहा गया है, तू शब्द से, तत्र तू नोक्तम अत्र और तत्रापि नोक्तम। अब अपि यहाँ पर अपि शब्द से है, पहले तू शब्द से है, और दोनों को जब पदच्छेद कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अर्थ स्पष्ट हो गया। तो उस दुरिक्त दोष को उसने निवारण किया था उनके शिष्य ने, उनका जो शिष्य थे, परम शिष्य था प्रभाकर। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि उन्होंने दुरिक्त दोष को सुधारा, और तब से कुमारिल ने उनका नाम, प्रभाकर का नाम गुरु प्रभाकर के रूप में संस्कृत जगत में विख्यात हो गया। इस प्रकार की बातें कही जाती है कि इनका किस तरह से ये अलग अलग उसमें बिखर गया, और इनके गुरु प्रभाकर के रूप में इनका नाम आया है। तो इस तरह से इनके कई विचारधाराएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, लेकिन एक से एक उद्भट विद्वान थे, और प्रभाकर मिश्र उद्भट विद्वान थे। मैंने बाल काल की भी कथा सुनाई है कि उनको किस प्रकार से कहा कि हम लोग गांव के पास खेल रहे हैं, तभी तो कोई गांव ज़्यादा दूर नहीं है, ये पूछने की बात है। और इस प्रकार से कई कथाएं इनके साथ प्रचलित हैं। प्रभाकर मिश्र की फिर एक बार दोहरा देता हूँ, ग्रंथ 2 ग्रंथ हैं, जो एक विवरण है जो लघ्वी भी नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जिसमें 6000 हैं इसके पद्य बृहति है, दूसरा निबंधन नाम का, उसमें 12000 हैं पद्य। और किस प्रकार से ये दोनों, एक तो अभितान्वयवाद कुमारिल भट्ट का था, और अन्विता विधानवाद जो है प्रभाकर मिश्र का था। इसमें जयंत भट्ट का जो न्याय मंजरी ग्रंथ है, उसमें दोनों के विचारों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। जयंत भट्ट जो न्याय मंजरी है जयंत भट्ट का, उस न्याय मंजरी में अभितान्वयवाद कुमारिल के और अन्विता विधानवाद जो प्रभाकर का था, उन दोनों का विस्तार पूर्वक वहाँ वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आज प्रभाकर मिश्र के बारे में इसको संक्षेप में बताया है आप लोगों को कि ये प्रभाकर मिश्र किस तरह के थे, किस तरह से मिथिला के ये अद्वितीय विद्वान थे, और जिन्होंने उन दोनों ने शावर भाष्य के ऊपर में, जो जैमिनी की पूर्व मीमांसा जो ग्रंथ है, मैंने अपने पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि भारतीय दर्शन को 2 भाग में विभक्त किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। तो नास्तिक में केवल 3 दर्शन है, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन। लेकिन आस्तिक दर्शन 6 हैं, जिसमें ये मीमांसा भी है, ये पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसके बाद सांख्य और योग। तो ये जो इस प्रकार से जो अलग अलग षड दर्शन इसको कहते हैं, तो षड दर्शन है जो आस्तिक दर्शन है। आस्तिक का अर्थ यहाँ पर ईश्वर की बात नहीं है विश्वास रखना, जो वेदों की सत्ता को विश्वास रखता है, वेदों की सत्ता को मानता है, उसे आस्तिक कहते हैं। और नास्तिको वेद निंदकः मनुस्मृति में कहते हैं, तो वेद की जो निंदा करते हैं वो नास्तिक होते हैं। तो इस प्रकार से जो जैमिनी का जो मैंने बताया, जैमिनीकृत जो पूर्व मीमांसा का जो सूत्र है, उसकी व्याख्या शवर ने किया। तो शावर भाष्य ने, उस शावर भाष्य पर जो भाष्य लिखा, टीका लिखी गई, उसमें कुमारिल भट्ट थे। पूरी के पूरी भट्ट की परंपरा है, और मिथिला में एक से एक विद्वान थे। चूँकि मैंने पीछे भी बताया था कि आजकल मैथिली रामायण संपूर्ण हो चुकी है, वह छपने के लिए गई है, और मिथिला महात्म मैं पद्य रूप में लिख रहा हूँ, जिसके 6,500 इसके 2,655 पद्य के करीब लगभग हो गए हैं। तो उस लगातार जो है उसमें लिखने से जो जो चीज़ मुझे अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, तो मैं उसको वितरित करने का प्रयास करता रहता हूँ। तो उसी क्रम में मैंने ये बताया कि किस प्रकार से प्रभाकर मिश्र मीमांसा, स्कूल ऑफ मीमांसा के बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। और जैमिनी के जो पूर्व मीमांसा हैं सूत्र, उस सूत्र की इन्होंने भाष्य लिखा शवर मुनि ने। तो शवर स्वामी के भाष्य को, जिसको शावर भाष्य कहते हैं, उसके ऊपर कमेंट्री लिखी है। तो इस प्रकार से ये प्रभाकर मिश्र एक अद्वितीय विद्वान हैं, और इन विद्वानों का नमन कर लेना, इनको स्वीकार कर लेना, इनके महत्ता को, यही अपने आप में कार्तज्ञ, नहीं तो कार्तघ्न होगा, कृतज्ञता नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देने से पहले इसमें खजाना राम भी हैं, किरण मधु जी भी हैं इसमें, और ये
जसवीर गौराया जी हैं, बराबर जुड़ते रहते हैं। सुषमा आर्या जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रिंस प्राचार्य जी को। और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार जी भी हैं, लुखी स्कूल के प्रिंसिपल। तो आज जो मैंने एक जो नया काव्य मेरा चल रहा है, उस काव्य के लिखने में जो कुछ भी मुझे मिलता है वो मैथिली काव्य चल रहा है। और उसमें जो मिलता है मैं बताता हूँ। आज स्कूल ऑफ मीमांसा जो है, मीमांसा दर्शन का जो संप्रदाय है, उसमें प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट का किस तरह से कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, उसके ऊपर मैंने संक्षिप्त मैंने बोला है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी जो सुन रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।